हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एडवर्ब क्लास क्या होता है तथा एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्ब क्लास होता क्या है। एडवर्ब क्लास एडवर्ब क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है। यह किसी दूसरे क्लास में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाता है तथा यह किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। मैं इन सारी चीज़ों को लिख दे रहा हूं ताकि अगर आप नोट्स तैयार करना चाहें तो आसानी से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। एडवर्ब क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है। यह दूसरे क्लास में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। तथा किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। तो यह हो गया कि हमारा एडवर्ब क्लास क्या होता है। एडवर्ब क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है या दूसरे क्लास में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाता है तथा किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो एडवर्ब क्लास होता है वह वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है और यह किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब क्लास को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि एडवर्ब क्लास होता क्या है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता है, अनलेस, जब तक कि, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यह हमारा एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास है क्योंकि इसमें अनलेस हमारा जो है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो यहाँ जो सक्सीड है यह हमारा वर्ब है। तो ही कैन नॉट सक्सीड यह हमारा एक दूसरा क्लास है जिसमें कि सक्सीड हमारा वर्ब है और यह जो एडवर्ब क्लास है इसी सक्सीड की क्या कर रहा है, अर्थात इसी वर्ब की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। और यह एडवर्ब क्लास किससे प्रारंभ हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अनलेस से प्रारंभ हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हमारा एडवर्ब क्लास होता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है तथा दूसरे क्लास में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्या करता है, विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर सक्सीड जो वर्ब है उसी की यह विशेषता बतला रहा है। इसी तरह के एग्जाम्पल और देखते हैं। सम पीपल लिव, कुछ लोग जीवित रहते हैं, सो दैट, ताकि, दे में ईट, ताकि वे खा सकें। सम पीपल लिव, कुछ लोग जीवित रहते हैं, सो दैट, ताकि दे में ईट, वे खा सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं सो दैट से लेकर दे में ईट, यह हमारा पूरा एडवर्ब क्लास है। और इस एडवर्ब क्लास में हमारा जो सो दैट है यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और जो यह एडवर्ब क्लास है यह हमारा दूसरे क्लास में आए हुए लीव जो कि हमारा वर्ब है उसी की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो देख सकते हैं एडवर्ब क्लास हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो दैट से प्रारंभ हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्लास क्या होता है और यह किस तरह से वाक्य में एडवर्ब की तरह कार्य करता है।
अब जानते हैं कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसे मिटा देता हूँ। एडवर्ब क्लास का प्रयोग टाइम, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समय, प्लेस स्थान, रीजन हिंदी में कहते हैं कारण, कंडीशन शर्त, पर्पज उद्देश्य, कंपैरिजन हिंदी में जिसे कहते हैं तुलना, कॉन्ट्रास्ट हिंदी में कहते हैं विरोध, रिजल्ट परिणाम, व मैनर तरीका के भाव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो एडवर्ब क्लास होता है इसका प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पज, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट व मैनर के भाव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर टाइम की बात है तो आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर सकते हैं, प्लेस की बात है तो भी आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर सकते हैं, रीजन की बात है तो भी आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर सकते हैं, कंडीशन की बात है तो भी आपका एडवर्ब क्लास का प्रयोग किया जा सकता है, पर्पज यानी उद्देश्य की बात है तो भी आपका एडवर्ब क्लास का प्रयोग किया जा सकता है, कंपैरिजन की बात है तो भी आपका एडवर्ब क्लास का प्रयोग किया जा सकता है, कॉन्ट्रास्ट अर्थात विरोध की बात है तो भी एडवर्ब क्लास का प्रयोग किया जा सकता है, रिजल्ट की बात है तो भी आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर सकते हैं, और मैनर की बात है तो भी आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। तो टाइम 1, प्लेस 2, रीजन 3, कंडीशन 4, पर्पज 5, कंपैरिजन 6, कॉन्ट्रास्ट 7, रिजल्ट 8 और मैनर आपका 9, यानी कि आपके यह 9 कंडीशन है, यानी कि 9 परिस्थितियों में आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। तो टाइम के लिए, प्लेस के लिए, रीजन के लिए, कंडीशन के लिए, पर्पज के लिए, कंपैरिजन के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, रिजल्ट के लिए और मैनर के लिए कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, अब हम इनको देखेंगे। क्योंकि अगर आप इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब के अंतर्गत कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने पहले से ही उन सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पहले से ही लिख दिया है, जो कि टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, पर्पज, रिजल्ट व मैनर के अंतर्गत आते हैं। तो समय के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वह है व्हेन है, एज सून एज है, आफ्टर है, बिफोर है, टिल है, अनटिल है, नो सूनर डॉट देन है। तो इनका प्रयोग जब समय वाली बात रहेगी तब आपको यूज़ करना है। प्लेस के लिए कौन कौन से कंजक्शन है, वेयर है, वेयर ईवर है, तो इनका प्रयोग आपको तब करना है जब स्थान वाली बात होगी। रीजन के लिए कौन से कंजक्शन है, बिकॉज है, सिंस है, तो इनका प्रयोग आपको तब करना है जब आपको कारण यानी रीजन का भाव दिखाई देगा तब। कंडीशन के लिए आपके जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वह इफ है और अनलेस है, इनका प्रयोग आपको कंडीशन होने की दशा में प्रयोग करना होगा। उसके बाद कंपैरिजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो कंजक्शन है एज डॉट एज है, इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। सो डॉट एज है जिसका प्रयोग आपको निगेटिव सेंटेंस होने पर किया जाएगा, और इसमें एक दैन भी है जिसका हिंदी अर्थ होता है की अपेक्षा। तो यह कंपैरिजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट के लिए यानी विरोध के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें है 2.8 है। तो अगर आप चाहो तो 8 का प्रयोग नहीं भी कर सकते हो, अगर 8 का प्रयोग नहीं करोगे तो आपको कामे का सहारा लेना होगा। आल्दो डॉट 8 है, तो इसमें भी अगर आप चाहो तो 8 का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपको कामे का सहारा लेना होता है। इसके बाद पर्पज के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें है सो दैट, जिसका हिंदी अर्थ होता है ताकि। इसके साथ आपको मे या माइट का प्रयोग करना होता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो मे का यूज करेंगे और पास्ट टेंस है तो माइट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर दूंगा। इसके बाद इसमें आपका लिस्ट भी आता है
जिसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ आपको शुड का प्रयोग करना होता है, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट के लिए जो प्रयोग किया जाने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वह है सो डॉट दैट, जिसका हिंदी अर्थ होता है इतना डॉट की। तो रिजल्ट वाली अगर बात रहेगी यानी परिणाम का अगर बोध हो रहा है वाक्य से तो आपको क्या करना होगा, सो डॉट दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। इसके बाद मैनर के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वह है एज, जिसका हिंदी अर्थ होता है जिस तरीके से, या फिर एज इफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है मानो, और इसके साथ आपको वर का प्रयोग करना होता है। तो टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपेरिजन, कॉन्ट्रास्ट, पर्पज, रिजल्ट व मैनर के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पर मैंने शो किया है। इन सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप याद कर लीजिए और यह भी याद रख लीजिए इन सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किन कंडीशन में किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ मैंने लिखा हुआ है। आपको बस यही चीज माइंड रखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एडवर्ब क्लॉज की सहायता से कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। तो एडवर्ब क्लॉज की सहायता से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इन सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखना होगा और यह भी याद रखना होगा कि इनका प्रयोग किन परिस्थितियों में हमको करना है। समय की बात रहेगी तो समय वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होगा, प्लेस वाली बात रहेगी तो आपको प्लेस वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह से समझते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ एग्जाम्पल पहले से ही लिखे हुए हैं ताकि समय की बचत हो सके। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंसेस का सेट लिखा हुआ है जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करेंगे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। तो पहला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है द थीप सॉ द पुलिस, यानी चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे एट वंस, वह तुरंत भाग गया। तुरंत भाग रहा है इसका मतलब है समय का बोध हो रहा है। तो समय के लिए कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो उसमें से इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए सबसे बेस्ट है एज सुन एज, जो ही, या फिर नो सुनर डॉट देन, इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर वेन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग पहले हिंदी में कंबाइन करते हैं। तो इसे पहले हिंदी में समझ लेते हैं। द थीप सॉ द पुलिस, यानी चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे एट वंस, वह तुरंत भाग गया। यानी जो ही चोर ने पुलिस को देखा वह तुरंत भाग गया, या फिर पुलिस को ठीक से चोर ने देखा भी नहीं कि वह तुरंत भाग गया, या फिर चोर तुरंत भाग गया जब उसने पुलिस को देखा। तो तीन तरह से आप बना सकते हैं। तो हम लोग बनाते हैं फिलहाल एज सुन एज का प्रयोग करके। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं एज सुन एज का प्रयोग करके। तो लिखना पड़ेगा एज सुन एज, जो ही, द थीप सॉ द पुलिस, कमा देकर, ही रैन अवे एट वंस। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहो तो वेन का प्रयोग करके भी बना सकते हो, आप चाहो तो नो सूनर का भी प्रयोग करके बना सकते हो। तो चलिए अब मैं फिलहाल नो सूनर से भी आपको बता देता हूँ। यह तो हो गया एज सुन एज से। अगर आप नो सूनर से बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से बनाना होगा नो सूनर। देखिए नो सूनर लिखने के बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप देना होता है। तो नो सूनर देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड से प्रारंभ होगा। नो सूनर डिड, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रैन अवे एट वंस, यानी चोर ने ठीक से पुलिस को देखा भी नहीं कि वह तुरंत भाग गया। नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रैन अवे एट वंस। अगर आप चाहो तो वेन से भी बना सकते हो, तो वेन से भी देख लेते हैं। तो लिखना होगा द थीप रैन अवे एट वंस, यानी चोर तुरंत भाग गया वेन, जब ही सॉ द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुँचे, यानी उनके स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर भी समय का बोध हो रहा है, या फिर जब वे स्टेशन पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी। तो आप बिफोर का प्रयोग करके बना सकते हैं या फिर वेन का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी या जा चुकी थी। बिफोर दे रीच्ड
द स्टेशन, यानी उनके स्टेशन पहुंचने से पहले। इस तरह से आप बना सकते हैं, या फिर आप वेन से भी बना सकते हैं, तो वेन से भी देख लेते हैं। तो आपको वेन से इस तरह से बनाना होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, वेन दे रीच्ड द स्टेशन। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, गुरु नानक वेंट मेनी प्लेसेस, गुरु नानक अनेक स्थानों को गए, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका प्रत्येक जगह स्वागत किया गया। तो देख रहे हैं स्थान की बात है, तो स्थान के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है हमको उनका यूज करना होगा। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, गुरु नानक वाज वेलकम्ड, गुरु नानक जी का स्वागत किया गया, वेयर इवर, जहाँ कहीं, वेयर इवर ही वेंट, जहाँ कहीं वह गए। तो इस तरह से हमारा यह आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, गुरु नानक वाज वेलकम्ड, गुरु नानक जी का स्वागत किया गया, वेयर इवर, जहाँ कहीं ही वेंट, वह गए। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है, आई सा द प्लेस, मैंने स्थान को देखा, शाहजहां वाज बरीड देयर, शाहजहां को वहां दफनाया गया था। तो यहाँ पर भी स्थान की बात है, तो स्थान के लिए हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है उन्हीं का प्रयोग करना होगा, इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए। तो हम लोग इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, आई सा द प्लेस, मैंने उस स्थान को देखा, वेयर, जहां, शाहजहां वाज बरीड। इस तरह से आसानी से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, आई सा द प्लेस, मैंने उस स्थान को देखा, वेयर शाहजहां वाज बरीड, जहां पर शाहजहां को दफनाया गया था। तो स्टूडेंट्स और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम लोग और भी अच्छी तरह से समझ सकें। तो जो अगला क्वेश्चन है, ही वाज इल, वह बीमार था, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल ना आ सका, स्कूल ना आ सका वजह है बीमार था, यानी कि रीजन का इसमें हमको भाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमको रीजन वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसका यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल ना आ सका, बिकॉज, बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। तो देख सकते हैं हमारा जो रीजन वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बिकॉज, उसका प्रयोग किया गया। आप चाहो तो सिंस का भी प्रयोग कर सकते हो, इस तरह से आपको लिखना होगा, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका, सिंस, क्योंकि ही वाज इल, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत ही गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। तो मैं पी क्यों नहीं सकता, वजह है कि चाय बहुत ही गर्म है। तो रीजन का भाव दिखाई दे रहा है, इस वजह से हमको रीजन वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसका यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, आई कैन नॉट ड्रिंक द टी, मैं चाय को नहीं पी सकता, बिकॉज, क्योंकि, इट इज वेरी हॉट, क्योंकि यह बहुत ही क्या है, गर्म है। इस तरह से हमारा आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी या तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए सफलता प्राप्त कब होगी, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे, यानी कि यहाँ पर कंडीशन है। तो कंडीशन के लिए कौन से सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो हम लोग इसमें इफ का प्रयोग करने वाले हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पर यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कर्ता यू छिपा है, तो लिखना होगा इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, कमा देकर, यू विल गेट सक्सेस, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। इस तरह से हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्क डे एंड नाइट, दिन रात परिश्रम करो, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तुम परीक्षा में पास कब होगे, कंडीशन है कि दिन रात क्या करो, मेहनत करो। तो यहाँ पर भी आपका यह इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आपका कर्ता यू क्या है, छिपा हुआ है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, इफ यू वर्क डे एंड नाइट, यू विल
पास इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ यू वर्क डे एंड नाइट, यदि तुम दिन रात परिश्रम करते हो, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तो यह हो गए कुछ एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम लोग और बेटर तरीके से समझ लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। हीज सिस्टर इज इक्वली इंटेलिजेंट, उसकी बहन समान रूप से बुद्धिमान है। तो यहाँ पर ही की और उसके बहन की तुलना किया गया है, अर्थात कंपैरिजन किया गया है। तो हमारा कंपैरिजन के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसका हमको यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, ही इज एज इंटेलिजेंट, वह उतना ही बुद्धिमान है, एज जितना कि, हीज सिस्टर जितना कि उसकी बहन। तो देख सकते हैं वाक्य जो है अफर्मेटिव है, इस वजह से हमको एज डॉट एज का प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम अधिक बुद्धिमान है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूँ। तो यहाँ राम और आई के बीच तुलना किया गया, अर्थात कंपैरिजन है। तो हमको कंपैरिजन वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रयोग करना होगा। तो राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम अधिक बुद्धिमान है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूँ, अर्थात मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि राम। तो हमको इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। तो यहाँ पर देख रहे हैं वाक्य निगेटिव है, इस वजह से हमको सो डॉट एज का प्रयोग करना पड़ा। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि राम। अगला क्वेश्चन है, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट है। यानी गरीब है फिर भी संतुष्ट है, इसका मतलब है कि इसमें विरोध है, कॉन्ट्रास्ट है। तो हमको कॉन्ट्रास्ट वाला जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, आल्दो यद्यपि, आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। एट फिर भी, ही इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड फिर भी वह क्या है, संतुष्ट है। तो आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। एट फिर भी ही इज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट है। आप चाहो तो दो से भी बना सकते हो, 2.8 का प्रयोग करके। तो आपको लिखना होगा 2 ही इज पुअर, 8 ही इज सेटिस्फाइड। या फिर अगर आप 8 का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा आल्दो ही इज पुअर, 8 हटाकर आपको कामा लिखना होगा, उसके बाद ही इज सेटिस्फाइड, इस तरह से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में फेल हो गया। देखिए विरोध है, कठिन परिश्रम किया फिर भी परीक्षा में फेल हो गया। तो हमको कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसका प्रयोग करना होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, दो यद्यपि, दो आप आल्दो से भी बना सकते हैं, दो ही वर्कड हार्ड। 8 आप चाहो तो कामा भी लिख सकते हो या फिर 8 लिख सकते हो। तो 8 ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इस तरह से हमारा आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया फिर भी परीक्षा में फेल हो गया। इसके बाद और भी एग्जाम्पल देखते हैं और भी अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, ही इज ओल्ड, वह वृद्ध है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। तो दौड़ नहीं सकता है, रिजल्ट आया। रीजन क्या है कि वृद्ध है। रीजन के बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट वाला हमको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, ही इज सो ओल्ड, वह इतना वृद्ध है। दैट कि ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब है। ही कैन नॉट बाई दिस बैग, वह इस बैग को नहीं खरीद सकता है। तो रिजल्ट यह निकला कि बैग को नहीं खरीद सकता है, रीजन था कि बहुत ही क्या है, गरीब है। तो रिजल्ट वाला हमको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है। तो आपको वेरी को किस में चेंज करना है, सो में। ही इज सो पुअर
दैट कि ही कैन नॉट बाई दिस बैग। तो इस तरह से हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट कि ही कैन नॉट बाई दिस बैग, वह इस बैग को खरीद नहीं सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रवि वर्कड हार्ड, रवि कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम डिवीजन प्राप्त करना चाहता था। तो उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, फर्स्ट डिवीजन क्या करना, प्राप्त करना। तो इसमें उद्देश्य है तो हमको उद्देश्य वाला सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया। सो दैट, ताकि ही, अब देखिए आपको सो दैट के साथ मैंने बताया था मे या माइट का प्रयोग करना है, तो देख सकते हैं पास्ट टेंस है तो हमको माइट का, सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन। इस तरह से आपका बन गया आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर यह प्रेजेंट टेंस में होता तो यहाँ माइट की जगह मे आ जाता, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। तो मैंने एक कंजक्शन आपको बताया था, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, तो उसी का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। तो वॉक केयरफुली लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट यू, देखिए मैंने बताया था लिस्ट के साथ आपको शुड का प्रयोग करना है, लिस्ट यू शुड फॉल। तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पोक, वह बोलता था इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को फ्लुएंटली मतलब तेजी के साथ, वह इंग्लिश को तेजी के साथ बोलता था। ही सीम्ड, वह प्रतीत होता था, टू बी अ फॉरेनर, एक विदेशी। तो यहाँ पर उसके बोलने का ढंग जो है फ्लुएंटली है, यानी तेजी के साथ, यानी कि मैनर का यहाँ पर बोध हो रहा है। इस वजह से हमको मैनर के अंतर्गत आने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, ही स्पोक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता था, फ्लुएंटली तेजी के साथ, एज इफ, मानो ही वर, जैसा कि मैंने बताया था एज इफ के साथ आपको वर का प्रयोग करना होता है, ही वर अ फॉरेनर। तो यह आपका हो गया आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यू हैव वेलकम्ड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने एक निश्चित तरीके से मेरा स्वागत किया है। आई विल वेलकम यू इन द सेम वे, मैं तुम्हारा उसी तरीके से स्वागत करूँगा। तो यहाँ पर ढंग बताया गया है, यानी कि यहाँ पर मैनर को शो किया गया है। इस वजह से हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा मैनर के अंतर्गत आने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो हमको लिखना होगा, आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा, एज यू हैव वेलकम्ड मी, जैसा कि तुमने मेरा स्वागत किया है, यू हैव वेलकम्ड मी। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, एज, जिस तरीके से, यू हैव वेलकम्ड मी, तुमने मेरा स्वागत किया है। तो आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, एज, जिस तरीके से या जैसे, यू हैव वेलकम्ड मी, तुमने मेरा स्वागत किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको काफ़ी हेल्प किए होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, वह क्वेश्चन है, ही लिव्स एट अ प्लेस, वह एक स्थान पे रहता है, नो बॉडी लिव्स देयर, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है। इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास की सहायता से, और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्लास क्या होता है और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।